नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे एनपीएस खाते में यदि कोई गलत जानकारी है तो उसे हम किस प्रकार घर बैठे सही कर सकते हैं और कौन सी जानकारी को हम फॉर्म S2 भरकर सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जिसमें हमें फॉर्म S2 नहीं भरना पड़ता है, जबकि घर पे बैठे ही वह सब सही हो जाती है। और कुछ जानकारी ऐसी होती है जो निजी जानकारियाँ हैं, जैसे नाम, जन्म दिनांक, लिंग वगैरह, ये सभी फॉर्म S2 से ही सही हो पाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी जानकारी हम घर बैठे आसानी से लॉगिन करके सही कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात हो रही है मोबाइल नंबर गलत हो तो हम क्या करें। तो यदि मोबाइल नंबर गलत है पोर्टल पर दर्ज, और यदि उसमें हमारा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है और ईमेल आईडी यदि सही है, तो हम ईमेल आईडी पर अपना OTP लेकर उसे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ भी एक समस्या फिर आती है कि लॉगिन करने की पासवर्ड रीसेट होने के बाद जो लॉगिन OTP आता है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। इसलिए यदि मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है या गलत है तो हमें फॉर्म S2 भरकर ही उसे सही करवाना होगा। उसके अलावा यदि नाम में कोई गलती है, नाम आधार के अनुसार नहीं है, जन्म दिनांक आधार के अनुसार नहीं है और जेंडर भी गलत है, तो यह सभी जानकारियाँ हमें फॉर्म S2 से ही सही करवाना होगी। इसके अलावा कुछ जानकारियाँ हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जानकारी हम घर बैठे सही कर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी जो है S2 फॉर्म से ही सही हो पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इसके लिए लॉगिन करना होगा। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में पासवर्ड रीसेट करने की प्रोसेस देखी थी। अगर कोई पासवर्ड अगर हम भूल गए हैं तो जनरेट पासवर्ड करके हम नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो लॉगिन करने पर वापस इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें ये पूछ रहा है कि क्या आप और अधिक धनराशि प्रान में जमा करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो करके इसको आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो 3 डॉट हमको नज़र आएंगे इन्फोटेक के सामने, उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो नीचे चलने के बाद हमको सर्विस रिक्वेस्ट नाम का एक की नज़र आएगी। सर्विस रिक्वेस्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर जो हमने कल चेक की थी जानकारी, वो पूरी जानकारी हमको यहाँ पर नज़र आएगी। कौन सी जानकारी गलत है, कौन सी सही है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अपडेट एड्रेस डिटेल। जब इस पर क्लिक करेंगे तो अगर हमारा पुराना पता अगर गलत है या बदल गया है तो हम यहाँ से हमारा एड्रेस जो है यहाँ से हम बदल सकते हैं। अगला जो है अपडेट बैंक डिटेल। बैंक डिटेल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी बैंक की जो डिटेल है, मान लो हमने जब एनपीएस का खाता जब खुला था तब हमारा किसी और बैंक में अकाउंट था, और अब अगर हमारा दूसरी बैंक में अकाउंट है तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं Tier 1 के लिए और Tier 2 के लिए भी। यहाँ से अकाउंट हमारे बैंक की डिटेल भी हमको नज़र आएगी इस तरीके से, और बैंक डिटेल को हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है यह वो डिटेल है, यहाँ से हमारा हम मोबाइल नंबर और हमारी मेल आईडी बदल सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर बदलने के लिए सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मोबाइल नंबर ही गलत होगा हमारा रजिस्टर्ड, तो फिर हम बदलेंगे कैसे, क्योंकि लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। तो जब लॉगिन करने के बाद यदि हम चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर इससे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है एक और अपडेट नॉमिनेशन। नॉमिनी भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। इन सबको जब भी हम अपडेट करेंगे तो इनके लिए एक कन्फर्मेशन OTP आएगा। OTP डालने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट जाएगी और विद इन 1 और 2 वर्किंग डेज में ये अपडेट हो जाएगा। तो नॉमिनेशन डिटेल अपडेट कर सकते हैं। री इशू प्रान कार्ड, हमारा जो प्रान कार्ड है वो यदि घूम गया है तो कुछ विशेष शुल्क के साथ हम इसको वापस इशू कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम इशू करेंगे तो हमको इसका कंफर्मेशन वापस आएगा। जब री इशू करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा। जब यहाँ पे री इशू प्रान पे क्लिक करेंगे तो सीधा हमको एक जनरल नंबर प्राप्त होगा, रेफरेंस नंबर। वो नंबर हमको नोट करके रख लेना है
और हमारे एनपीएस के अकाउंट से ही इसकी राशि कट जाएगी। इसके लिए हमको नगद यहाँ से कुछ नहीं देना पड़ेगा और हमारा पैन कार्ड जो है नया हमारे वो हमको मिल जाएगा। तो नॉमिनी हो गया, पेरेंट हो गया। एक और है FATCA, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर एक और सबसे आखिरी में दिया हुआ है अपडेट वैवाहिक स्थिति और लिंग। वैवाहिक स्थिति और लिंग भी यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। मान लो कि किसी 10 साल पहले वैवाहिक स्थिति में 10 साल बाद कुछ परिवर्तन होता है तो उसको हम यहाँ से सही कर सकते हैं। और यदि किसी का जेंडर अगर उसमें गलत आ रहा है तो जेंडर भी यहाँ से हम सही कर सकते हैं। इसके बाद जो ये हमारा FATCA जो है यह इसको एक्टिवेट करना आवश्यक है। जब तक इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा एनपीएस अकाउंट चालू नहीं होगा। और वास्तव में FATCA क्या है? एक पूर्ण रूप से विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम है। ये एक अधिनियम है जिसके द्वारा हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो इसका वेरिफिकेशन हमको आवश्यक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस अधिनियम में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एनपीएस निवेश में FATCA की स्व घोषणा अनिवार्य है। स्व प्रमाणन के माध्यम से एनआरआई को वित्तीय संस्थानों को अपनी संपत्ति एवं आय का विवरण देना होगा। 1 जुलाई 2014 के बाद नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट लिमिटेड NSDL के साथ खोले गए सभी एनपीएस खाते, देखिए एनपीएस खाते की बात खाते एनपीएस FATCA घोषणा के बिना अवरुद्ध होने के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये हमें ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए FATCA हमें वेरिफिकेशन करना होगा। तो FATCA वेरिफिकेशन के लिए हमें FATCA वेरिफिकेशन हमें अनिवार्य है। तो यहाँ से जब हम ये लिखेंगे, देखिए मैंने वेरिफिकेशन किया हुआ है तो यहाँ पे स्टेटस आ रहा है इसका 22/4/2025। मैंने आज ही इसको वेरीफाई किया है। यहाँ से हम अपडेट फैक्चा करेंगे तो यहाँ पे सीधी सीधी हमारे साथ जानकारी आएगी। इस जानकारी को हमें यहाँ से चेकबॉक्स क्लिक कर प्रोसीड करेंगे, OTP आएगा और OTP के साथ ही हमारा FATCA वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन सभी जानकारियों को घर बैठे आसानी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जानकारी गलत है उसको हमें फॉर्म S2 भरकर प्रॉपर चैनल संकुल के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पहुँचाने के बाद ही वो सभी अपडेट हो पाएंगे। उसका कुछ नॉमिनल शुल्क भी होता है जो आपके संकुल से आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।